नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस समझने से पहले आपको जॉइंट का पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो है बोन्स होती हैं दो, एक हमारे पास ये बोन है, ये बोन है, इनके दरमियान में जो जॉइंट बन रहा है यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास ये सारा जो है वो आर्थराइटिस होगा। आर्थराइटिस मीन्स के इन्फ्लेमेशन होगी ऑफ द जॉइंट, ठीक है। और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए सिंपल इसको हम क्या कह देंगे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट एज वेल एज द बोन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो हमारी जॉइंट के अंदर भी होगी और हमारी बोन के अंदर भी होगी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये जो जॉइंट स्पेस होती है यहाँ पे हमारे पास सबसे बाहर आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, फिर सनोवियल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर ये जॉइंट कैविटी होती है जिसमें हमारे पास सनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। और सनोवियल फ्लूइड में हमारे पास दरअसल हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है। सनोवियल सेल्स होते हैं, टाइप ए होते हैं, टाइप बी होते हैं। जो हमारे टाइप ए सेल्स होते हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं और टाइप बी जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक्चुअली हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं वो मतलब रिजेंबल कर रहे होते हैं, सेनोवियोसाइट्स होते हैं असल में, और वो फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं उनकी तरह के होते हैं और बना रहे होते हैं हाइलुरोनिक एसिड वगैरह। अब हमारे जो जॉइंट स्पेस होती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं जो आपने याद रखनी है। एक हमारे पास होता है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। दूसरा होता है कोलेजन, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा टाइप ऑफ कोलेजन होता है, कोलेजन टाइप 2 होता है। और इसके अलावा हमारे पास होता है वाटर, ठीक है। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिंपल से मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है ना वो डीजेनरेटिव डिसीज़ होती है। मतलब इसमें होता क्या है कि इसमें ना हमारी जो कार्टिलेज होती है, हमारी ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो एंड्स को कवर कर रही है बोन्स की, ठीक है, इसकी डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये कि ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, ये सारी जो है ना ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब खुद सोचें कि जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये ख़त्म होना शुरू हो गई है, ये ख़त्म होना शुरू हो गई है, तो नीचे हमारे पास क्या होगा, जो हमारी बोन होगी ना, जो हमारी बोन होगी, ये वाली जो बोन है, ठीक है, ये एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी। जब ये एक्सपोज होगी ना तो मतलब बोन अब ऊपर से आर्टिकुलर कार्टिलेज ने उसको सपोर्ट देनी थी, फ्रिक्शन को जो है वो नहीं होने देना था। अब यहाँ पे जब आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हो जाएगी, डिजेनरेशन हो जाएगी उसकी, तो हमारी बोन्स जो होंगी ना वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब जब ओपन हो जाएंगी तो वहाँ पे हमारी बोन जो होगी वो रिएक्शन करेगी, रिएक्शन इस तरह से करेगी कि वहाँ पे वो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर देगी। ऊपर से यहाँ पे दरमियान में जो है क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हुए होंगे जमा, सारे मैक्रोफेजेस वगैरह। अब सोचें कि जब आर्टिकुलर कार्टिलेज भी खत्म हो गई है, ऊपर से ये सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, और बोन्स के अंदर भी डीजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब दोनों बोन्स के दरमियान में जो स्पेस होगी ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, स्पेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, स्पेस ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि अब स्पेस जब ख़त्म हो जाएगी ना तो ये जो बोन होगी ना ये दोनों एक दूसरे के साथ आके ऐसे ऐसे चिपक जाएंगी तकरीबन, ठीक है। जॉइंट स्पेस ख़त्म हो जाएगी, ये जो जॉइंट कैविटी हमने देखी है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब जॉइंट कैविटी जब इन लोगों में ख़त्म हो जाएगी ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोगों में, तो उसकी वजह से जब बोन्स एक दूसरे के साथ रब करेंगी ना तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है। ये इसका सारा पैथोजेनेसिस का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं होता क्या है इसमें। सो इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज़, डीजेनरेशन ऑफ द कार्टिलेज, डीजेनरेशन ऑफ द कार्टिलेज, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। सनोवियल जॉइंट्स का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था, नॉर्मल फंक्शन था, वो ख़त्म हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। और क्या होगा, एक तो डीजेनरेशन हो रही है, दूसरा वहाँ पे रिपेयर का प्रोसेस ख़राब हो गया। रिपेयर का प्रोसेस कैसे ख़राब हो सकता है, हमारे अंदर हम यंग लोग हैं, हमारे अंदर रिपेयर का प्रोसेस नहीं ख़राब होता। हमारे अंदर जब भी इस तरह का कोई केस आता है साथ ही हमारी रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोग होते हैं ना, इनकी एज ज़्यादा होने की वजह से या और हमारे फैक्टर्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, उनकी वजह से रिपेयर का प्रोसेस ख़राब हो जाता है। बोन ऊपर से ख़राब होती जाती है, डीजनरेशन हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, ऊपर से रिपेयर का प्रोसेस ही नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। प्राइमरी मीन्स कि वो हमारे पास प्राइमरी किसी वजह की वजह से हो रहा है, वो मतलब सेकेंडरी किसी डिजीज़ की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। ये ज़्यादातर जो उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं ना उनकी एज ज़्यादा होने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये वाली चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं और उनकी जो बोन की डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि उनकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, फिर फर्दर इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे और फिर उनके सारा वो होता है। अब हम देखते हैं होता क्या है। अच्छा ये देखिए, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हमारे पास हो सकता है और इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि उनके अंदर डायबिटीज़ हो सकती है, कोई सिस्टमिक डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, या आपको पता है जब हमारे पास जो है ना किसी को इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, मतलब वो गिरा ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, उनके अंदर हो सकता है।
मतलब ये कि मतलब ये कि उनको पहले से कोई डायबिटीज़ थी या उनको इंजरी हुई, वो कहीं गिर गए जिसकी वजह से उनकी बोन के ऊपर स्ट्रेस पड़ा और फिर रिपेयर प्रोसेस भी सही ना हुआ हो, तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका है। इसके रिस्क फैक्टर्स आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, मैं आपको बता। तो ये आपके पास मैंने हाईलाइट किए हैं सारे, कि एज की वजह से फीमेल्स में जो हार्मोनल इफेक्ट्स, ईस्ट्रोजन का कम होना, जैसे ट्रॉमा, डायबिटीज़, ओबेसिटी, वेट बेयरिंग जॉइंट्स में ज़्यादातर जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, लाइक नी जॉइंट, हिप जॉइंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डीजनरेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हम कर यहाँ पे जो पैथोजेनेसिस में दो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो ये कि ये जो हमारे सारे फैक्टर्स हैं ना, ऊपर वाले जो हमने डिस्कस किया रिस्क फैक्टर्स, इनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ना, हमारे जो कार्टिलेज के अंदर सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ना आर्टिकुलर कार्टिलेज में, उनकी इंजरी हो जाती है। जब उनकी इंजरी हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे उनकी इंजरी की वजह से क्या होता है कि उन्होंने बनाना होता है नॉर्मली हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, हमारे प्रोटियोग्लाइकेंस। अब जब वो इंजर हो जाएंगे तो ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा ये नहीं बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कि हमारी इन्फ्लेमेशन में, आपको पता है ना, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा प्रोड्यूस होता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा प्रोड्यूस होता है। इसने क्या करना होता है, इसने ना मेटालोप्रोटीनेजेस को एक्टिवेट करवाना होता है। जब ये ज़्यादा हो जाते हैं ना मेटालोप्रोटीनेजेस, तो ये जो हमारा कार्टिलेज, जो हमारा जॉइंट होता है, उसमें टाइप 2 कोलेजन मैंने आपको बताया था ना पड़ा हुआ है, तो ये उसको जो है ना डैमेज करना शुरू कर देता है। तो हमारा इन शॉर्ट क्या हुआ है कि हमारा जो है ना प्रोटियोग्लाइकेंस भी खत्म होना शुरू हो गया है, हमारे जो टाइप 2 कोलेजन है वो भी खत्म होना शुरू हो गया है। प्रोटियोग्लाइकेंस क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट्स की इंजरी हुई है, कॉन्ड्रोसाइट्स खत्म होना शुरू हो गया है। ठीक है, और जो हमारे पास है टाइप 2 कोलेजन, वो क्यों खत्म होना शुरू हुआ है, क्योंकि हमारे पास मेटालोप्रोटीनेसिस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। वो क्यों ज़्यादा हो जाती है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर की वजह से। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इसकी जो है पैथोजेनेसिस ही है। तो इसमें देखें, यहाँ की बुक की पिक्चर है, इसमें देखें सबसे पहले हमारी जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कॉन्ड्रोसाइट इंजरी। जितने भी हमने फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स देखे हैं, उनकी वजह से जो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज, या ब्लू कलर का जो दिखाया हुआ है ना, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है और ये नीचे आपकी बोन पड़ी हुई है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं उनकी इंजरी स्टार्ट हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज पे। ठीक है, उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, वो इंजर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो इंजर होना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है सारा। क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स पहले तो प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, पहले तो अपनी, मतलब उनको जब इंजर होना शुरू होते हैं ना, टूटना शुरू होते हैं, तो बाकी जो सेल्स होते हैं वो उनकी जगह पे प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर प्रोलिफरेट करके ये देखें इंटरल्यूकिन 8 वगैरह, आपने याद नहीं करना इनको क्या क्या रिलीज़ होता है, बस याद रखना कि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी चीज़ें ही रिलीज़ होंगी। और ये देखो, ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाले सारे वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग, ये जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से क्या होता है, आपको पता है, पेन होती है, तो ये पेन की तरफ लेके जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग, ये जो सॉरी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, ये सारे हमारे पास रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे और मेटलोप्रोटीनेजेस रिलीज़ होंगे। उसकी जैसे मैंने आपको बताया कोलेजन डिग्रेड होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कोई जो हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ये नॉर्मली हमारे प्रोटियोग्लाइकेंस, हमारे ECM कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं। जब वो इंजर होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी प्रोटियोग्लाइकेंस भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो दो चीज़ें पर्टिकुलरली हो रही होती हैं, एक कि हमारा, एक ये हो रहा होता है कि हमारा जो कोलेजन है वो डिग्रेड हो रहा है, दूसरा ये कि प्रोटियोग्लाइकेंस खराब हो रहे हैं। जब ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा तो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज लेट जाके बिल्कुल ख़त्म हो गया। देखें यहाँ पे, देखें कितना बड़ा सा आर्टिकुलर कार्टिलेज था, पहले तो उससे भी बड़ा था, लेकिन अब देखें ये बिल्कुल थोड़े थोड़े इसके पीसीज रह गए आर्टिकुलर कार्टिलेज के। तो पीसीज रहने के बाद ये देखिए नीचे से बोन सारी एक्सपोज हो गई है, ये देखें, ये तो बिल्कुल ही एक्सपोज हो गई है यहाँ से बोन। अब वो जो सोचे, ऊपर वाली बोन भी एक्सपोज हो गई है, नीचे वाली बोन भी एक्सपोज हो गई, ऊपर से आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या हाल होगा उस बोन का। सो ये इसकी पैथोजेनेसिस है, किस तरह से वो इंजर होते हैं और इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली कोलेजन भी खत्म, प्रोटियोग्लाइकेंस खत्म, आर्टिकुलेट कार्टिलेज खत्म और बोन्स एक्सपोज्ड। अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी है कि देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो सिरोवियल स्पेस होती है उसमें कोलेजन होता है, एक प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं। अब और तीसरी मैंने आपको बताया वाटर होता है। अब होता क्या है कि जब हमारा कोलेजन खत्म होना शुरू हो जाता है, प्रोटियोग्लाइकेंस खत्म होना शुरू हो जाते हैं, तो रह क्या जाता है, वाटर रह जाता है। तो वाटर जो होता है ना वो शुरू में ज़्यादा हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, उधर इतना ज़्यादा पानी है, लेकिन कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेंस खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको दिखाना है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह, ये जो इस तरह बनी हुई है, ये एक्चुअली क्या होते हैं, क्लेफ्ट्स बने हुए हैं, क्लेफ्ट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम यही देखेंगे ना, मॉर्फोलॉजी में आपको ये नज़र आएगा कि आपको जो है बोन के अंदर इस तरह से क्लेफ्ट्स नज़र आएंगे ग्रॉस में। ठीक है, सो यही आपके पास लिखा हुआ है कि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेंस और कोलेजन के कम होने की वजह से। ठीक है, और जो आपके पास आर्टिकुलर सरफेस होता है उसमें आपको फीचर्स एंड क्लेफ्ट्स नज़र आते हैं।
ये देखें, ये आपके पास पैथोजेनेसिस अच्छी समझ आएगी, आपको मॉर्फोलॉजी भी इससे क्लियर हो जाएगी कि ये आपके पास ब्राउन कलर का इन्होंने आर्टिकुलर कार्टिलेज दिखाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना कॉन्ड्रोसाइट्स को इंजरी हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है देखें, जब हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज, मैंने आपको बताया, उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। जब क्रैक्स आते हैं तो ये देखें सनोवियल फ्लूइड जो होता है ना उन क्रैक्स के थ्रू अंदर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ये क्रैक्स के थ्रू सनोवियल फ्लूइड जो होता है वो क्रैक्स के अंदर आ जाता है। जब वो क्रैक्स के अंदर आ जाता है ना तो फिर क्या होता है, फिर ये देखें, फिर ये होना शुरू हो जाता है। ये देखें क्रैक्स बने यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, और सनोवियल फ्लूइड जो है वो अंदर ये देखें सारा जमा हो गया इसके अंदर, ठीक है। जब जमा हो जाता है ना तो फिर लास्ट पिक्चर हमारे पास ये आती है जो आपको मॉर्फोलॉजी में नज़र आती है। मॉर्फोलॉजी में आपको क्या नज़र आती है, ये देखें, ये जहाँ पे हमारे पास ये जमा हुआ है ना, ठहरे, ये जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये सिनोवियल फ्लूइड, ये जो जिस जगह पे अंदर आ गया हुआ है सारा, ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं सब कॉन्ड्रल बोन सिस्ट, ठीक है। सब कॉन्ड्रल बोन सिस्ट मतलब कि जो कार्टिलेज है उसकी जो है ना हमारे पास क्या हो गया है, ये सब कॉन्ड्रल बोन सिस्ट, मतलब वो जब उसके अंदर से वो क्रैक्स आए हैं ना, क्रैक्स उनकी वजह से सब कॉन्ड्रल बोन सिस्ट बन गई है, ठीक है। ये आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हुई, ठीक है, और उसने क्या किया कि क्रैक्स बना दिए। जब क्रैक्स बने तो उसके अंदर सनोवियल फ्लूइड आ गया, सनोवियल फ्लूइड आ गया तो ये जो सिस्ट बन जाती है ना एक फ्लूइड फील्ड किस्म की, इसको आप कहते हो सब कॉन्ड्रल बोन सिस्ट, ठीक है। कार्टिलेज के नीचे बोन के अंदर सिस्ट बन गई है, ठीक है। जो दूसरी चीज़ आपको नज़र आती है वो है ये जो बोन ऊपर की तरफ आई हुई है ना, ये तो एक हो गया ना क्रैक्स, ये जो ऊपर की तरफ आई हुई है इसको आप कहते हो बोन इबर्नेशन, मतलब ये जो ऊपर उभरा हुआ पोर्शन है इसको बोन इबर्नेशन कहोगे, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो है आपकी ये कि आपका जो ये जो कार्टिलेज ब्राउन कलर का ये आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे कैसे कार्टिलेज उतर के ऊपर गिर रहा है, ऐसे निकल रहा है ब्राउन कलर का, इसको आप कहते हो, ये आपके हैं जॉइंट माइस, ठीक है। जॉइंट माइस ऐसे लगता है जैसे जॉइंट के अंदर जो है ना छोटे छोटे चूहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको जॉइंट माइस नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ये ऑस्टियोफाइट्स हैं। ऑस्टियोफाइट्स जो है ना ये भी ऐसे बोन की जो है ये उभरी हुई चीज़ें हैं, मैं इसको बताती हूँ भी क्या होती हैं। सो ये आपको थोड़ी सी जो है ना चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। जॉइंट माइस बताया, ऑस्टियोफाइट्स बताए, सब कॉन्ड्रल सिस्ट्स बताए, और बोन इबर्नेशन बताई। लेकिन दोबारा से यहाँ पे ये जॉइंट माइस है, आपको जॉइंट माइस मैंने आपको बताया क्या होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज के छोटे छोटे पीसेज उतर के ना सनोवियल फ्लूइड में आ जाते हैं, उनको हम जॉइंट माइस कहते हैं। बोन इबर्नेशन बताइए है वो जो बोन उभरी हुई नज़र आ रही थी और उसके दरमियान में आपको जो है सब कॉन्ड्रल सिस्ट नज़र आ रहे थे जो कि सनोवियल फ्लूइड के अंदर क्रैक्स जाने की वजह से बन रहे थे। और ये ऑस्टियोफाइट्स मैंने आपको बताए थे ना, ऐसे 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 बने हुए थे। वो एक्चुअली होते क्या है कि जो बोन की जो बाहर निकली हुई सरफेस होती है ना, ठीक है, कि वहाँ पे ना ऊपर फाइब्रो कार्टिलेज होती है, ठीक है, ऐसे आउटग्रोथ्स बनी होती हैं ऊपर जो हमारे आर्टिकुलर सरफेस पे ना ऐसे आउटग्रोथ्स बनी होती है और उनके ऊपर ना फाइब्रो कार्टिलेज की कैप आ जाती है, उनको हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। और बाकी ऑब्वियसली आपको जो है इसमें क्या नज़र आएगा, आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है, और फाइब्रोसिस भी हुई हो सकती है अगर ये बहुत क्रोनिक चलता है। उसके बाद ये देखें ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैंने आपको बताया ज़्यादातर वेट बेयरिंग जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नी जॉइंट्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे आपको दो तरह के नोड्स नज़र आते हैं, एक आपके पास बुशार्ड्स नोड्स होते हैं, दूसरे है बर्डन नोड्स होते हैं। आपने ऐसे याद रखना है कि बी लेटर पहले आता है, एच लेटर बाद में आता है। तो प्रॉक्सिमल में जो हमारे पास इन्वॉल्व होंगे वो बुशार्ड्स होंगे, और जो डिस्टल होंगे वो हर्बर्डेंस नोड होंगे, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में ये होगा कि पेशेंट को जो है वो पेन हो रही होगी, जॉइंट पेन हो रही होगी, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है। इसके अलावा वो जॉइंट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल बोन्स फ्यूज़ हो गई हैं, ठीक है, बोन्स एक दूसरे के साथ रब होना शुरू हो गई, फ्रिक्शन है वहाँ पे। मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, और जैसे ही पेशेंट एक्टिविटी करने लगेगा, कोई भी उठ के चलने लगेगा, उसको पेन स्टार्ट हो जाएगी, क्रेपिटस, ठीक है। क्रेपिटस वो पेन, एक क्रंचिंग सी आवाज़ आती है जैसे वो टांगों के अंदर से, ठीक है, जॉइंट के अंदर से, और लिमिटेशन ऑफ द रेंज ऑफ मूवमेंट होगी। ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं ना, ये जो निकले होती हैं उभरी हुई चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उनके इर्द गिर्द फाइब्रो कार्टिलेज की कैप होती है। ये क्या करते हैं कि ये ना सर्वाइकल और लंबर नर्व रूट जो होती है ना, वहाँ पे ये उसको कंप्रेस करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पेन होती है पेशेंट को, और मस्कुलर स्पैज़म स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद ये सारी बोन्स लिखी हुई हैं जो जो इन्वॉल्व होती हैं, और मैंने आपको हर्बर्डेंस और दूसरी जो बुशार्ड नोट है उनके दरमियान उनके बारे में भी बताया। अब जो हमारे पास होता है ना, ये यहाँ पे CRP और ESR रेज नहीं होता, इनको डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ जो है ना वो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस से हम नेक्स्ट में करते हैं, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ ही।